कश्मीर में इस समय जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसका टारगेट सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है, बल्कि उनके मददगार भी हैं। ये कश्मीर के वो लोग हैं जो खाते तो भारत की हैं, लेकिन काम पाकिस्तान से आए आतंकवादियों के लिए करते हैं। कश्मीर में आज जो बहुत बड़ी जानकारी हमारे पास आई है वो ये है कि पहलगाम अटैक के बाद दक्षिण कश्मीर के 1700 ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी आतंकवादियों की मदद करने वालों को सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है। फिर से सुनिए, आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में 1700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय उन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है जिन पर उन्हें शक है। ओवरग्राउंड वर्कर्स वो होते हैं जो आतंकवादियों के लिए जासूसी करते हैं या आतंकवादियों के रहने और खाने पीने या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। आप कह सकते हैं कि बिना ओवरग्राउंड वर्कर्स के आतंकवादियों के लिए कश्मीर में कहीं भी हमला करना करीब करीब नामुमकिन है। यानी पहलगाम आतंकी हमले में भी जरूर ऐसे कुछ स्थानीय लोग शामिल होंगे जिन्होंने आतंकवादियों को टूरिस्ट या फिर वहां से सेना के पोस्ट की दूरी के बारे में बताया होगा। शायद यह भी बताया होगा कि आने वाले टूरिस्ट में ज्यादातर हिंदू हैं या मुसलमान हैं। कश्मीर से आई तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि जब आतंकवादियों की खोज इस तरीके से हो रही है तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन कैसे होगा। आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आतंकवादी हमले के खिलाफ भारत की अटैक नीति क्या होगी। युद्ध नीति के मुताबिक दुश्मन जिसकी उम्मीद करे वो काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी हर बार दुश्मन को सरप्राइज देना चाहिए। 2016 में सेना के कमांडोज ने जमीनी हमला किया, 2019 में एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की, तो क्या 2025 में नेवी पाकिस्तान के किसी समुद्री किनारे पर हमला करेगी। जमीन और हवा के बाद समंदर का नंबर माना जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की समुद्री सीमा पर उसका कराची शहर है और वहां आतंकी अड्डे जैसा कुछ नहीं है, यानी समंदर के रास्ते हमले की उम्मीद ना के बराबर है। तो इस हालात में भारत के पास पाकिस्तान की सीमा पर हमले के क्या विकल्प हैं? भारत का सबसे पहला विकल्प हो सकता है एलओसी को एक्टिव करना। एलओसी पर इस समय सीज फायर यानी युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए सीज फायर को तोड़ना ही सही फैसला हो सकता है। दूसरा विकल्प है एलओसी पर तोप खाने का इस्तेमाल करके पीओके में टेरर ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्च पैड पर हमले किए जा सकते हैं। बोफोर्स तोप और इंडियन फील्ड गन की मदद से सीमा पार 35 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाया जा सकता है। ये लॉन्च पैड क्या होते हैं, आतंकी भेजने में इनकी क्या भूमिका होती है, ये हम आपको आगे बताएंगे। तीसरा विकल्प है ब्रह्मोस और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जो पाकिस्तान के अंदर लंबी दूरी तक अटैक कर सकते हैं। ब्रह्मोस की रेंज करीब 300 किलोमीटर है, जबकि पिनाका और स्मर्ट जैसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स 180 किलोमीटर की दूरी तक बारूद बरसा सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो पीओके का हर इलाका ब्रह्मोस की रेंज में है। चौथा विकल्प जो है वो है स्टैंड ऑफ बम, यानी वो हथियार जिन्हें भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की मदद से दूर से ही लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए पीओके पार करने की जरूरत नहीं होगी। भारत के पास रैम्पेज मिसाइल हैं जो 250 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। इसके अलावा भारत के पास एक और नया हथियार है जो बालाकोट में हवाई हमले के बाद हमारी वायुसेना में शामिल हुआ है। हम बात कर रहे हैं रफाल फाइटर जेट की, जो दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में एक है। इस समय भारत के पास 36 रफाल विमान हैं और पाकिस्तानी वायुसेना के पास इनकी टक्कर का कोई जेट विमान नहीं है। रफाल का अड्डा भी पाकिस्तान के करीब हरियाणा के अंबाला में है। यहां से भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है और रफाल अपनी टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए सिर्फ 5 मिनट में बॉर्डर तक पहुंचकर एक्शन ले सकता है। भारतीय वायुसेना के लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यानी रफाल को बॉर्डर क्रॉस करने और पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होने की जरूरत ही नहीं होगी। हमारे विश्लेषण में आपने एक शब्द सुना होगा, लॉन्चिंग पैड। अब आपको आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड के बारे में भी बता देते हैं। लॉन्चिंग पैड का नाम जब आप सुनते हैं तो आपको लगता होगा ये कोई खाली मैदान होगा जहां एक कैंप लगा होगा और वहां 50 या 100 आतंकी एक साथ होंगे, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही होगी। लेकिन आतंकवादियों का लॉन्चिंग पैड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आतंकवादियों का लॉन्चिंग पैड भारतीय सरहद की दूसरी तरफ पीओके में मौजूद कुछ खास लोकेशन पर होता है। ये छोटे गांव या छोटी आबादी की तरह दिखने वाला इलाका होता है जिसे पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट से करीब आधे से 1 किलोमीटर दूर बसाया जाता है। इस तरीके के गांव में पाकिस्तानी सेना अपने एक्स सर्विसमैन को बसाती है। यहां पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर
ट्रेंड किए गए आतंकवादियों को जमा किया जाता है। यहां अगर 10 आतंकवादियों का कोई ग्रुप होता है तो उन्हें गांव के अलग अलग घरों में रखा जाता है। आप समझिए, यह नहीं कि आतंकवादी आए, उन्हें कोई कैंप बनाया, कोई एक बड़ा घर बनाया और वहां रख दिया, बल्कि हर आतंकवादी को अलग अलग घर में बसाया जाता है, रुकाया जाता है, ठहराया जाता है। आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की निश्चित तारीख तय करके निश्चित समय पर एक जगह बुलाया जाता है और उस तय जगह से उन्हें घुसपैठ के लिए आगे भेजा जाता है। जिस जगह इनको बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, असल में वही लॉन्चिंग पैड कहलाती है। हमें लगता है अब आप लॉन्चिंग पैड के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। देश की भावना इस समय पाकिस्तान से बदला लेने की है। कुछ लोग चाहते हैं कि भारत पीओके पर अटैक करे, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर, और उसे इस्लामाबाद से आजाद करा ले। अब सवाल है कि पीओके पर हमला करना क्या इतना आसान होने वाला है, क्योंकि पीओके पर अटैक करने में कुछ बड़ी चुनौतियां भी आएंगी जिसे समझने की जरूरत है। पहला, एलओसी पर मौजूद लैंड माइंस, दूसरा वहां की भौगोलिक स्थिति, और तीसरा पीओके में भारी तैनाती। ये तीनों चुनौतियां ऐसी हैं जो थोड़ी पेचीदा है। सबसे पहले बात करते हैं लैंड माइंस की। वर्ष 1947, 1965 और 1971 के युद्ध में भारत और पाकिस्तान दोनों सेनाओं ने एलओसी पर लैंड माइंस बिछाई थी, जो सालों से उसी इलाके में पड़ी हुई हैं। हर फौज अपनी लैंड माइंस का एक मैप अपने पास रखती है, लेकिन इतने सालों में इस इलाके में कई बार आंधी तूफान आए, लैंडस्लाइड हुए, जिसकी वजह से लैंड माइंस खिसक गई हैं। ये लैंड माइंस इस मलबे और पानी के साथ बहकर कहां पहुंच गई हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती पीओके की भौगोलिक स्थिति है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पीओके में मौजूद है। इसके अलावा यहां कुछ इलाके हैं जहां कई बरसाती नाले हैं, जिसकी वजह से ट्रूप्स मूवमेंट में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दो चीजें समझिए। पहली चीज, अगर उस तरफ कोई स्ट्राइक की जाती है तो सबसे बड़ी चुनौती वो लैंड माइंस है, जो कि जगह जगह इस वक्त वहां पर पड़ी हुई हैं और उनकी लोकेशन, उनकी मैपिंग किसी के पास मौजूद नहीं है। दूसरी उसकी भौगोलिक स्थिति है। वहां पर कई नाले हैं, ऊंची चोटियां हैं। नाले इस तरीके के हैं जो कभी भी कहीं भी अपने रास्ते बदल लेते हैं, उनकी भी मैपिंग मुश्किल है। पाकिस्तान जानता है कि कश्मीर के जिस हिस्से पर उसने कब्जा कर रखा है वो एक ना एक दिन तो भारत वापस लेने आएगा ही, और बीते कुछ वक्त में उसे इस बात का एहसास भी हो रहा है। लिहाजा पाकिस्तान ने यहां भारी भरकम तैनाती भी कर रखी है। पीओके में पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्मी फॉर्मेशन 12 इन्फेंट्री डिवीजन तैनात है, जिसमें 30,000 के आसपास फौजी मौजूद हैं। इसके अलावा एसएसजी की 2 से 3 डिवीजन तैनात हैं और पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी वहां पर है। कुल मिलाकर पीओके में पाकिस्तान ने 80,000 की फौज जमा कर रखी है। पाकिस्तान ने पीओके में एक और लाइन ऑफ डिफेंस तैयार कर रखी है, एक्स सर्विसमैन यानी रिटायर्ड फौजियों की। पाकिस्तानी फौज ने पीओके में बड़ी संख्या में रिटायर्ड फौजियों को बसाया है, जिससे यहां के स्थानीय लोगों का वर्चस्व कम हो जाए, साथ ही फौज की इंटेलिजेंस भी स्ट्रांग रहे।